जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOS 185 दृश्य परक के द्वारा समाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपकी जून की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हैं, गैस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली गूगल पे आएंगे, shop.hindustanknowledge.com सर्च करेंगे। नहीं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर अपना पेपर कोड आपको टाइप करना है BSOS 185। ठीक है, जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है गैस पेपर यहाँ पर आ गया है। तो इसको आप लोग यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जब आप लोग पेपर देने जाएं तो उससे 1-2 घंटे पहले इससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएंगे। अगर आपके कोई अदर पेपर कोड है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सअप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को एक एक कवर कर लेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नृवंश विज्ञान से आप क्या समझते हैं? यानी कि नृवंश विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। यह एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य और उसके समाज का अध्ययन करता है। नृवंश विज्ञान का मुख्य उद्देश्य यह है समझना है कि मनुष्य कैसे विकसित हुआ है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसका समाज कैसा है, रहन सहन कैसा है, भाषाएं और परंपराएं कैसे बनी हुई हैं और वे समय के साथ कैसे बदलती हैं। ये सब किसमें पढ़ा जाता है? ये सब पढ़ा जाता है नृवंश विज्ञान में। तो यहां पर देखिए, नृवंश विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। नृ यानी कि मनुष्य और वंश विज्ञान मतलब यानी कि विकास व अध्ययन का विकास। ठीक है, इस दृष्टि से नृवंश विज्ञान का अर्थ है मनुष्य जाति के विकास, विविधता और जीवन शैली का वैज्ञानिक अध्ययन। तो यहाँ पर जो नृवंश विज्ञान की कुछ शाखाएं दी गई हैं, तो नृवंश विज्ञान की शाखाएं, इनकी प्रमुख जो है 4 प्रमुख शाखाएं हैं। पहली है भौतिक नृवंश विज्ञान यानी कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। यह वह शाखा है जिसमें मनुष्य के शारीरिक विकास, कंकाल, डीएनए और जैविक विविधता का अध्ययन करती है। इसमें यह देखा जाता है कि आदि मानव कैसे थे और आज के मनुष्य तक कैसे पहुंचे। इसके बाद है सांस्कृतिक नृवंश विज्ञान मतलब कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि लोग कैसे रहते हैं, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक ढांचे कैसे हैं, धर्म और कानून कैसे हैं। विभिन्न समाजों की संस्कृति की तुलना करके समझा जाता है कि मानव जीवन के विभिन्न रूप कैसे विकसित हुए होंगे। इसके बाद हमारा है भाषाई नृवंश विज्ञान मतलब कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो यह शाखा मानव भाषा के विकास और उसके सामाजिक प्रयोग का अध्ययन करती है। इससे यह समझा जाता है कि भाषा कैसे संस्कृति को आकार देती है। इसके बाद है पुरातात्विक नृवंश विज्ञान मतलब कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। यह शाखा पुरानी सभ्यताओं की खोज और अध्ययन करती है, जैसे हड़प्पा, मिस्र, मेसोपोटामिया आदि खुदाई के माध्यम से पुराने समय की वस्तुएं, औजार, बर्तन आदि प्राप्त कर इतिहास समझा जाता है। अगर हम लोग बात करें तो नृवंश विज्ञान का महत्व क्या है, तो इसमें नृवंश विज्ञान हमारे अतीत को जानने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि हम कहां से आए हैं, हमारी सभ्यता कैसे बनी थी, हम किन समस्याओं से गुजरे हैं। यह अध्ययन आज की सामाजिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में भी मदद करता है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे, तो नृवंश विज्ञान एक महत्वपूर्ण विज्ञान है जो मनुष्य और समाज की गहराई से समझ विकसित करता है। यह न केवल अतीत की खोज करता है बल्कि वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में भी सहायक होता है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है फोटोग्राफी संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण आधुनिक स्वरूप है, चर्चा कीजिए। यानी कि जो फोटोग्राफी की जाती है वो वर्तमान में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण स्वरूप बन चुका है, उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो आज के आधुनिक समय में फोटोग्राफी केवल एक कला या शौक नहीं रह गई है, बल्कि यह एक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का एक अत्यंत प्रभावशाली और व्यापक माध्यम बन चुकी है। जहां पहले जानकारी और भावनाएं शब्दों या लेखन के माध्यम से व्यक्त की जाती थी, अब वही तस्वीर भी अपनी एक सशक्त भाषा बोलती है। यानी कि पहले जो भाषाएं थी वो हम लिखते थे, खत में लिखते थे, लेटर में लिखते थे, भेजते थे। अब जो है वो चीजें जो है तस्वीर में भी देखी जा सकती है। यानी कि तस्वीर देख हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति दुखी है या सुखी है। ठीक है,
यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दृश्य भाषा का माध्यम। फोटोग्राफी दृश्य भाषा यानी विजुअल लैंग्वेज का सबसे सरल और प्रभावशाली रूप है। एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। यह बिना बोले या लिखे भी अपनी बात कह देती है। किसी घटना, भावना या विषय को तस्वीरों के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि तस्वीर देख के हम लोग बता सकते हैं कि यह तस्वीर कहाँ की है, वहां की स्थिति कैसी होगी। तस्वीर जो खिंचेगी उसी के द्वारा हम लोग बता सकते हैं। इसके बाद है समाचार और पत्रकारिता में उपयोग। तो आजकल पत्रकारिता में फोटोग्राफी की अहम भूमिका होती है। फोटो पत्रकार किसी घटना की वास्तविकता को तुरंत और सटीक रूप से दर्शाते हैं। जैसे किसी प्राकृतिक आपदा, युद्ध या सामाजिक आंदोलन की तस्वीरें लोग तुरंत उस घटना से जोड़ देती हैं और उसमें भावनात्मक जुड़ाव भी लाती हैं। यानी कि जो समाचार में फोटो यूज होती है वो भी इसीलिए यूज होती है क्योंकि जब फोटो दिखाते हैं तो वो तुरंत उस घटना को जो है लोगों से जोड़ देते हैं। इसके बाद है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया पर फोटोग्राफी का प्रभाव बहुत अधिक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी बात, विचार, भावनाएं तस्वीरों के जरिए साझा करते हैं। यह लोगों के बीच सम्मान स्थापित करने का एक नया तरीका बन चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फोर्थ हेडिंग है विज्ञापन और मार्केटिंग में महत्व। तो यानी कि विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट करते हैं या मार्केटिंग करते हैं तब भी हम लोग फोटो का ही यूज करते हैं। तो उत्पादों की तस्वीरें ग्राहकों को आकर्षित करने, जानकारी देने और उनके मन में रुचि उत्पन्न करने का कार्य करती है। अच्छे फोटोज ब्रांड को लोकप्रिय बना सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो फोटोग्राफी समाज में जागरूकता लाने का माध्यम भी बन चुकी है। सामाजिक संरक्षण, लैंगिकता समानता, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर तस्वीरें जन चेतना फैलाने में सहायक है। विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैली को भी तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फोटोग्राफी एक ऐसा आधुनिक संप्रेषण माध्यम है जो भावनाओं, घटनाओं और विचारों को तेजी से, प्रभावी ढंग से और सार्वभौमिक रूप से व्यक्त करता है। यह न केवल देखने वाले को जानकारी देती है बल्कि एक गहरी सोच और समझ भी प्रदान करती है। इसलिए फोटोग्राफी आज के समय में संप्रेषण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य माध्यम बन चुकी है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न कह रहा है फिल्म निर्माण में शामिल नैतिक मुद्दों की व्याख्या कीजिए। यानी कि फिल्म निर्माण करते समय कौन कौन से नैतिक मुद्दे को हमको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है फिल्में समाज का आईना होती हैं और उनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिल्म निर्माण केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक जिम्मेदार प्रक्रिया भी है जिसमें कई नैतिक मुद्दों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर इन नैतिक पहलुओं की अनदेखी की जाए तो फिल्में समाज में गलत संदेश फैला सकती हैं। यानी कि फिल्म केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। खेल से जो फिल्म होती है, फिल्म जो होता है ना, फिल्म से हमसे जो है समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें अगर नैतिक मुद्दों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उससे समाज पर जो है गलत संदेश भी फैल सकता है। यहाँ पर पहले है सत्यता और यथार्थ की जिम्मेदारी। फिल्में अक्सर सच्ची घटनाओं पर या ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होती है। ऐसे में निर्माता की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश ना करे। गलत जानकारी देने से दर्शकों की सोच पर बुरा असर पड़ सकता है और समाज में भ्रम फैल सकता है। यानी कि जो भी पिक्चर फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इतिहास से ली है तो इतिहास को तोड़े मड़ोड़े ना, सिंपल जैसा इतिहास था उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी फिल्म बनानी है। इसके बाद है सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता। तो भारत जैसे विविधता से भरे देश में फिल्म निर्माताओं को हर धर्म, जाति और संस्कृति के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। किसी भी धर्म या परंपरा का मजाक उड़ाना या उसे गलत रूप में दिखाना समाज में तनाव और विरोध का कारण बन सकता है। इसके बाद है महिलाओं और कमजोर वर्गों की प्रस्तुति। तो फिल्मों में महिलाओं को वस्तु की तरह या कमजोर दिखाना एक गंभीर नैतिक मुद्दा है। ऐसे दृश्य और संवाद जो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दें वे समाज में असमानता और हिंसा को प्रेरित कर सकते हैं। इसी तरह दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को भी सम्मान पूर्वक और सच्चाई के साथ दिखाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हिंसा और अश्लीलता का उपयोग। कई बार फिल्मों में अत्यधिक हिंसा, अश्लीलता या नशे का महिमा मंडन दिखाया जाता है। ये युवाओं पर गलत असर डाल सकता है। निर्माता को यह समझना चाहिए कि उनकी फिल्म समाज को क्या सिखा रही है। इसके बाद है बाल कलाकारों का शोषण। तो फिल्मों में काम करने वाले बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी एक नैतिक दायित्व है। बच्चों से अधिक काम कराना या उनके साथ गलत व्यवहार करना नैतिक रूप से गलत होता है।
तो ये सारी चीज जो है प्रोड्यूसर को ध्यान रखनी है। बाल कलाकारों का शोषण ना हो, हिंसा और अश्लीलता का कम प्रयोग हो, महिलाओं और कमजोर वर्गों की जो परिस्थिति दिखाई जाती है उसको बिल्कुल सही दिखाया जाए, सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सतता और यथार्थ की जिम्मेदारी। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे, तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? फिल्म निर्माण एक सृजनात्मक कार्य है, लेकिन यह केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। यदि फिल्म निर्माता इन नैतिक मुद्दों का ध्यान रखे तो फिल्में समाज को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती हैं और सच्चे अर्थों में सृजन का कार्य कर सकती हैं। तो ये टोटल यहाँ पर हमने जो है 3 क्वेश्चंस को अभी कवर किया हुआ है। इसके बाद आगे चलकर आपकी और भी क्लासेस आएंगी, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम एंड जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।